हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आईपीएल 2020 अब ख़त्म ही होने वाला है। उससे पहले हम कुछ बातों पे आपका ध्यान लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि हर साल जो खिलाड़ी सबसे महंगा खिलाड़ी होता है, क्या वो चल पाता है क्या? ये सोचने वाली बात है। ज़्यादातर बार हमने देखा है जो सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर होता है आईपीएल का, वो फ्लॉप ही रहता है, या फिर अपने जो कीमत है, जिस कीमत में वो बिका है, उस कीमत के अनुसार वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। तो आज हम आपको बताएंगे कि हर साल आईपीएल में कौन सा खिलाड़ी सबसे कॉस्टलीस्ट था और उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, अपने रेट के हिसाब से उसने परफॉर्मेंस किया था या फिर नहीं किया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, स्पोर्ट्स की सारी खबरें, क्रिकेट, आईपीएल से जुड़ी हुई सारी खबरें जानने के लिए। और दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। सबसे पहले बात करते हैं 2008 की, यानी कि पहले आईपीएल की। पहले आईपीएल में ज़्यादातर टीमों के पास उनका मार्की प्लेयर था, जैसे कि कोलकाता के पास सौरव गांगुली, मुंबई के पास सचिन, आरसीबी के पास द्रविड़। पर दोस्तों, चेन्नई के पास उनका कोई मार्की प्लेयर नहीं था, इसलिए उन्होंने बिड लगा के अपना जो कैप्टन है वो चुना, और उन्होंने चुना महेंद्र सिंह धोनी को। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को 10.5 करोड़ में चुना, और तब से लेके अब तक महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने पहले आईपीएल में 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उनके ऊपर सबसे महंगे खिलाड़ी थे 2008 के महेंद्र सिंह धोनी। पर दोस्तों, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सौदा था, क्योंकि उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके को एक बहुत ही शानदार टीम बनाई। आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम बोलूँ तो गलत नहीं होगा, सबसे कंसिस्टेंट टीम बनाई महेंद्र सिंह धोनी ने। तो 10.5 करोड़ में एमएसडी को खरीदना फ़ायदे का सौदा हुआ सीएसके के लिए। उसके बाद दोस्तों, 2009 में सीएसके ने एंड्रू फ्लिंटफ और आरसीबी ने केविन पीटरसन, दोनों ही इंग्लैंड के खिलाड़ी, को 11-11 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी कि ये दोनों सबसे कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी थे 2009 के आईपीएल में, 11 करोड़ में। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि दोनों ही फ्लॉप हुए। एंड्रू फ्लिंटफ खाली 3 मैच खेले, 62 रन बनाए और 2 विकेट लिया सीएसके की तरफ से। और दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से भी केविन पीटरसन खाली 6 मैच ही खेल पाए और करीब करीब 90-95 रन ही उन्होंने बनाए हैं। तो दोस्तों, अगर 11 करोड़ की बात करें तो उस हिसाब से दोनों को ही नुकसान हुआ, सीएसके और आरसीबी दोनों को ही नुकसान हुआ। ना फ्लिंटफ ना केविन पीटरसन चले, बिल्कुल ही फ्लॉप रहे, किसी भी काम नहीं आए वो आईपीएल 2009 में। 2010 की बात करूं तो केकेआर ने शेन बॉन्ड और मुंबई इंडियंस ने कीरन पोलार्ड को खरीदा। शेन बॉन्ड तो लगभग फ्लॉप रहे केकेआर के लिए, उन्होंने खाली 10 विकेट ही ले पाए थे शेन बॉन्ड। पर कीरन पोलार्ड ने एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया था। उसके बाद दोस्तों, 2011 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे कोलकाता नाइट राइडर्स के गौतम गंभीर। जी हाँ दोस्तों, 2011 में गौतम गंभीर को केकेआर ने लगभग 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। पर दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट था केकेआर के लिए, क्योंकि उसके बाद गौतम गंभीर ने केकेआर को पलट के रख दिया। केकेआर का पूरा कायाकल्प कर दिया गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर की कप्तानी में ही केकेआर ने 2 बार आईपीएल जीता। तो भले ही 16 करोड़ एक बहुत बड़ी कीमत में गौतम गंभीर को खरीदा केकेआर ने 2011 में, पर यह बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट था केकेआर के लिए। अब आते हैं हम 2012 में। 2012 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे रविंद्र जडेजा। $2 मिलियन में रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। हालांकि 2012 में जडेजा उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। बॉलिंग से भले ही उन्होंने 12 विकेट लिए थे, पर बैटिंग में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, फ्लॉप ही रहे ज़्यादा टाइम। पर दोस्तों, धीरे धीरे रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया, और जडेजा आज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत ही शानदार एसेट है, मैच विनर है, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। तो जिस ईयर जडेजा को खरीदा गया, उस ईयर तो जडेजा उतने काम नहीं आए सीएसके के, पर आगे आने वाले टाइम में जडेजा एक बहुत ही बेहतरीन टीम मैन बन गए।
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और चेन्नई सुपर किंग्स जडेजा को छोड़ ही नहीं पाई। इतना बेहतरीन जडेजा ने अपने आप को ढाल लिया सीएसके में। उसके बाद 2013 में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ग्लेन मैक्सवेल, जिनको कि $1 मिलियन में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। पर दोस्तों वो बिल्कुल ही फ्लॉप रहे 2013 में। उन्होंने खाली 3 मैच खेल के करीब 35 रन बनाए थे, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। उसके बाद 2014 में ग्लेन मैक्सवेल शिफ्ट हो गए किंग्स 11 पंजाब में। उसके बाद 2014 में उन्होंने शानदार बैटिंग की, करीब 500 से ऊपर रन बनाए किंग्स 11 पंजाब के लिए। पर मुंबई इंडियंस के लिए ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट साबित हुए, क्योंकि उन्होंने सबसे महंगे दाम दे के ग्लेन मैक्सवेल को 2013 में खरीदा और मैक्सवेल फ्लॉप हुए। हालांकि किंग्स 11 पंजाब ने भी अच्छा दाम दे के मैक्सवेल को खरीदा था, पर सिर्फ एक ही सीज़न 2014 में ही मैक्सवेल चले। उसके बाद बाकी हर सीज़न में मैक्सवेल फ्लॉप होते रहे। 2014 और 2015 दोनों ही सीज़न के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे युवराज सिंह। युवराज सिंह को 2014 में आरसीबी ने 14 करोड़ रुपए देके खरीदा था, और 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज को 16 करोड़ रुपए देके खरीदा था। पर दोस्तों दोनों ही सीज़न में युवराज सिंह फ्लॉप रहे। जितनी उनकी कीमत थी उसके अनुसार वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और वो फ्लॉप रहे, एक बेकार इन्वेस्टमेंट रहे दोनों ही सीज़न में। 2016 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे शेन वॉटसन। आरसीबी ने शेन वॉटसन को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा। उनको हालांकि खरीदा तो बैटिंग के लिए गया था, पर दोस्तों उस सीज़न बैटिंग में सुपर फ्लॉप रहे शेन वॉटसन, पर बॉलिंग में उन्होंने कमाल कर दिया था। बॉलिंग में उन्होंने 20 विकेट लिए, हालांकि बैटिंग में उन्होंने 180 रन मारे। तो दोस्तों उनका एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा था। जिस चीज़ के लिए उनको लिया गया था उसमें वो नहीं चले, जिस चीज़ के लिए उनको नहीं लिया गया था उसमें उन्होंने कमाल कर दिया। पर दोस्तों 9.5 करोड़ उस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी के हिसाब से शेन वॉटसन फ्लॉप ही रहे थे। अगर दोस्तों मैं 2017 और 2018 की बात करूं तो इस बार भी दोनों ही साल एक ही खिलाड़ी सबसे महंगा था, वो था बेन स्टोक्स। 2017 में बेन स्टोक्स को पुणे सुपर जायंट्स ने 14.5 करोड़ में खरीदा था, और 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स को 12.5 करोड़ में खरीदा था। पर दोनों ही ईयर बेन स्टोक्स फ्लॉप साबित हुए थे। बेन स्टोक्स कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। जिस हिसाब से उनका रेट था उस हिसाब से वो बिल्कुल भी खेल नहीं पाए थे। उन्होंने थोड़ा बहुत बॉलिंग और बैटिंग में परफॉर्मेंस किया था, पर अपने रेट के हिसाब से सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर, सबसे महंगे प्लेयर के हिसाब से वो खेल नहीं पाए थे। उसके बाद 2018 के बाद वो जिस भी टीम में गए वहाँ पे उन्होंने कमाल किया। इंग्लैंड की टीम के लिए भी उन्होंने कमाल किया। पर दोस्तों जिस साल वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे उस साल वो उतना कुछ कमाल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। 2019 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे 8.5 करोड़ में खरीदे गए जयदेव उनदकट। जयदेव उनदकट को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, पर दोस्तों उनदकट भी सुपर फ्लॉप रहे। जो उनसे उम्मीद थी वो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं कर पाए। उन्होंने पूरे आईपीएल में सिर्फ 10 विकेट लिए, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी के लिए बहुत ही कम विकेट है। 2020 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे कोलकाता नाइट राइडर्स के पैट कमिंस, जिनको कि 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। पर दोस्तों वो तो एकदम ही फ्लॉप रहे, सुपर फ्लॉप रहे। खाली 12 विकेट लिए उन्होंने पूरे आईपीएल में, और 3 विकेट तो उन्होंने अपने आखिरी मैच में लिए थे। 14वें मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे। इसके अलावा पूरा आईपीएल उनका खराब ही गया। 15.5 करोड़ रुपए केकेआर के बिल्कुल वेस्ट गए। तो दोस्तों अगर हम महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर और रविंद्र जडेजा का सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर बनना छोड़ दे, तो इसके अलावा सारे कॉस्टलीस्ट प्लेयर जो थे उस साल के वो फ्लॉप ही रहे। यानी 13 में से 10 बार कॉस्टलीस्ट प्लेयर जो थे साल के वो फ्लॉप ही रहे। तो आपका इस पे क्या विचार है? क्या जो सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर, जिसको कि सबसे महंगा आका जाता है कि वो इस साल सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, सबसे ज़्यादा कीमत पे खरीदा जाए, वही खिलाड़ी फ्लॉप होता है क्या? इस पे आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।